तो बच्चों आज शुरू करते हैं चैप्टर 1 इन्वायरमेंट एंड आवर कंसर्न का तीसरा पार्ट। आज का टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। इससे मुराद ऐसी तरक्की जो हमारी मौजूदा ज़रूरतों को पूरा कर सके और मुस्तकबिल की नस्लों की ज़रूरतों को भी पूरा कर सके। और हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि हमारे माहौलियाती, समाजी और माशी शोबों में तवाज़न कायम हो सके। मिसाल के तौर पर हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ किस्म के पेड़ पौधे और जंगलात पाए जाते हैं, लेकिन जो आबादी बढ़ रही है, इंसान अपनी रिहायशी और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलात को काटते जा रहे हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो जंगलात ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन का इकोसिस्टम का तवाज़न बिखर जाएगा। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगल को काटे, वहीं नए नए पौधे भी लगाते जाएं, ताकि आने वाली नस्लों को जंगलात की कमी का सामना ना करना पड़े। ईंधन की तारीफ। ईंधन किसे कहते हैं? वो मादे जिन्हें जलाकर हरारती तवानाई हासिल की जाती है, इसे ईंधन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कोयला, पेट्रोल, केरोसिन तेल, लकड़ी वगैरह जो इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जलाकर हरारती तवानाई हासिल करते हैं, उसे ईंधन कहते हैं। फॉसिल ईंधन की तारीफ। फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं? तो जवाब है मुर्दे, पेड़ पौधे और जानवरों के बाकियात, रिमेन्स से जो ईंधन बनते हैं, उन्हीं ईंधनों को फॉसिल ईंधन कहते हैं, यानी फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब फॉसिल फ्यूल की खामियां हैं कुछ। कौन सी खामियां? फॉसिल फ्यूल की ये खामी है कि इन्हें जलाने पर काफ़ी मिकदार में धुआं खारिज होता है और हवा में आलूदगी पैदा होती है। मैंने नीचे कुछ फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, जैसे कि कोयला एक फॉसिल फ्यूल है। ये दरख्तों के बाकियात हैं, यानी दरख्तों से हासिल होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे तेल जैसे नेचुरल गैस, प्रोपेन, केरोसिन तेल वगैरह, ये सब ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं। ये तमाम के तमाम फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह की तवानाई इस्तेमाल करते हैं, ज़राए के एतबार से इन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला किस्म कॉन्वेंशनल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाता है, जबकि दूसरा किस्म नॉन कॉन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल एनर्जी कहलाता है, यानी कि रवायती और नाकाबिल तजदीद ज़राए, और दूसरा गैर रिवायती और काबिल तजदीद ज़राए। रवायती और नाकाबिल तजदीद ज़राए किसे कहते हैं? ये तवानाई की वो ज़राए हैं जो इस्तेमाल होते आ रहे हैं, जो पहले से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, और इनका ज़ख़ीरा महदूद है, इसे दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, जैसे कि बाक़ियाती ईंधन, कोयला, पेट्रोल, कुदरती गैस और लकड़ी वगैरह। जबकि गैर रवायती और काबिल तजदीद ज़राए वो ज़राए हैं, ये तवानाई के वो ज़राए हैं जिसे एक ख़ास वक्त के अंदर दोबारा पैदा किया जा सकता है या हासिल किया जा सकता है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पे मैंने दिखाया है कोयला, एलपीजी गैस, उसके अलावा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल वगैरह। ये तमाम चीज़ों का इस्तेमाल लगातार करने से एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इन चीज़ों के ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे, जबकि उसकी जगह सूरज से आने वाली तवानाई या हवा से पंचक्की यानी कि विंड मिल को घुमाकर जो तवानाई हासिल की जाती है, ये तवानाई के ज़राए कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि इसे दोबारा तैयार किया जा सकता है, लगातार तैयार किया जा सकता है। जबकि ये कोयला, लकड़ी वगैरह एक ख़ास वक्त के बाद इनका ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे। ये देखिए, ये कोयला की खान यानी कोल माइन है। यहाँ पे ज़मीन के अंदर से कोयला को मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए खुदाई करके बाहर निकाला जाता है। कोयला एक कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कोयले के ज़ख़ीरे एक न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। कोयले के अलावा पेट्रोल, केरोसिन, डीजल वगैरह तवानाई का कन्वेंशनल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है।
जिसे पेट्रोलियम की शक्ल में ज़मीन की गहराई से या समुद्र की तह से बाहर निकाला जाता है और फिर इस निकाली गई पेट्रोलियम को मुख्तलिफ दर्जात पर गर्म करके डीजल, केरोसिन, पेट्रोल को अलग किया जाता है। इन चीज़ों को अलग करने का अमल या प्रोसेस को पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से मुख्तलिफ दर्जात पर तमाम चीज़ों को अलग किया जा रहा है, यानी डीजल को अलग चैम्बर में से अलग किया जा रहा है, केरोसिन को अलग चैम्बर से अलग किया जा रहा है, पेट्रोलियम को अलग चैम्बर से अलग किया जा रहा है और गैस को अलग जगह से बाहर निकाला जा रहा है। इसी प्रोसेस को कहते हैं पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आइए अब कुछ नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहला नाम सोलर एनर्जी का आता है, उसके बाद विंड एनर्जी, उसके बाद टाइडल एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल और बायोगैस। शमसी तवानाई या सोलर एनर्जी। सूरज तवानाई का सबसे बड़ा जरिया है, बल्कि तमाम किस्म की तवानाई का असल जरिया सूरज ही है। ज़माने कदीम से लोग शमसी तवानाई का इस्तेमाल कपड़ा खुश्क करने और अनाज वगैरह खुश्क करने के लिए करते आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा ज़माने में शमसी तवानाई को इस्तेमाल में लाने की कई मुख्तलिफ तकनीक ईजाद की हो गए हैं। शमसी तवानाई को इस्तेमाल में लाने वाले आलात अफज़ेल है। देखिए आप यहाँ पर मैंने दिखाया है कि शमसी तवानाई के ज़रिया खाना को पकाया जा रहा है प्रेशर कुकर में। इसके अलावा मैंने यहाँ दिखाया है कि एक साइकिल है जो इलेक्ट्रिक से चलती है और इसकी बैटरी को चार्ज इस सोलर पैनल के ज़रिए किया जाता है। इसके अलावा मोबाइल को भी सोलर तवानाई के ज़रिए चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे इस्तेमाल भी हैं। देखिए ये एक सोलर पैनल है जिसका काम सूरज से आने वाली तवानाई को जब्त करके इसे इलेक्ट्रिसिटी यानी बरकी तवानाई में तब्दील करना है। ये सूरज की रोशनी के साथ साथ अपने रुख को तब्दील कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बरकी तवानाई यानी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकें। ज़्यादा मिकदार में अगर तवानाई की ज़रूरत होती है तो इस तरह से काफ़ी बड़े मैदान में हम सोलर पैनल को लगा देते हैं ताकि काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमें सोलर पैनल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी यानी बरकी तवानाई हासिल हो। इस बरकी तवानाई को कम मिकदार में हासिल करके सोलर पैनल के जरिए हम फ्रिज को चला सकते हैं, पंखे को चला सकते हैं, टीवी को चला सकते हैं, एयर कूलर को चला सकते हैं। इस तरह बिजली से इस तरह सोलर पैनल के जरिए हम बत्ती को भी जला सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलर कुकर के जरिए खाना को भी पकाया जा सकता है। ये तमाम के तमाम सोलर एनर्जी से हासिल होने वाली तवानाई है जो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल है, यानी इसे बार बार हासिल किया जा सकता है और इसका सोर्स कभी खत्म ही नहीं होता। नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी का एक अहम जरिया हवा के जरिए हासिल की गई तवानाई यानी विंड एनर्जी भी है। विंड एनर्जी दरअसल विंड मिल नाम के एक पंखे को घुमाकर हासिल किया जाता है। इस पंखे के अंदर एक मशीन लगी होती है जिसे टरबाइन कहते हैं। जब ये टरबाइन घूमती है तो बिजली पैदा करती है। काफ़ी तादाद में विंड मिल को लगाकर काफ़ी मिकदार में बिजली पैदा किया जा सकता है। चांद की कुव्वत कशिश की वजह से समुद्रों और दरियाओं में ज्वार भाटा आता रहता है, जिसकी वजह से समुद्रों और दरियाओं में बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती है। इन लहरों की मदद से टरबाइन को घुमाकर बड़ी मिकदार में तवानाई हासिल की जाती है जिसे टाइडल एनर्जी कहा जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से समुद्रों के लहरों या दरियाओं के लहरों से टरबाइन को घुमाकर या इसे आसानी से बड़ी मिकदार में तवानाई हासिल की जाती है। इस तरह की तवानाई नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल तवानाई की एक किस्म है। मजीद ये कि बड़े बड़े दरियाओं या समुद्रों के मुहाने पर इस तरह का डैम बनाकर टरबाइन को घुमाया जाता है और घुमाकर बिजली तैयार किया जाता है जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरह से डैम बनाकर टरबाइन को घुमाया जाता है और फिर तवानाई हासिल की जाती है। नॉन कन्वेंशनल और
रिन्यूएबल एनर्जी की एक और मिसाल जियोथर्मल एनर्जी है। ये दरअसल कुदरती तौर पर जमीन में बनने वाले भाप के जरिया हासिल किया जाता है। दरअसल इन भाप को एक पाइप से गुजार कर टरबाइन को घुमाया जाता है, जिसकी वजह से तवानाई या बिजली बनती है। इस तरह की एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी कहा जाता है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बायोमास एनर्जी और बायोगैस किसे कहते हैं। पौधे और जानवरों के जिस्म से जो मादे हासिल होते हैं इसे बायोमास कहते हैं। इनमें जानदारों से हासिल फजलें जैसे गोबर के जिस्म के मुर्दे हिस्से वगैरह शामिल हैं। इसका इस्तेमाल देहातों में गैर रिवायती तवानाई के जराये के तौर पर होता है, जिसे बायोमास कहते हैं, बायोमास एनर्जी कहते हैं। बायोमास एनर्जी का नुकसान क्या है? इसको ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने पर इससे काफ़ी मिकदार में धुआं खारिज होता है और ईंधन की मिकदार काफ़ी कम होती है, यानी काफ़ी कम हरारत पैदा होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बायोमास सोर्स क्या क्या है, यानी एग्रीकल्चर और क्रॉप से हासिल होने वाले चीज़ जैसे कि भुट्टा का छिलका, बेचाली, घास वगैरह, उसके बाद टॉयलेट से आने वाली गंदगी, उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आने वाली गंदगी, गाय का गोबर, इंडस्ट्री से आने वाली बहुत सारी गंदगी और जंगलात से आने वाली गंदगी, इन तमाम चीज़ों को बायोमास कहते हैं। इनसे जलाकर जो तवानाई हासिल की जाती है उसे बायोमास एनर्जी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं कि बायोगैस किसे कहते हैं। गाय का गोबर, पौधे की बकिया और सब्जियों का बेकार हिस्सों को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ने से खारिज होने वाले गैस को बायोगैस कहते हैं। बायोगैस का फायदा क्या है? बायोगैस के फायदे: बायोगैस में 75% मीथेन मौजूद होता है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा ईंधन होता है। बायोगैस से कम धुआं खारिज होता है और इसकी हरारत की मिकदार भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी बायोमास से जो तवानाई हासिल होती है उसमें धुआं ज़्यादा होता है और हरारत कम होती है, लेकिन बायोगैस से जो तवानाई हासिल होती है वो ज़्यादा मिकदार में होती है और इसमें धुआं कम होता है। आप देख सकते हैं तस्वीर में मैंने दिखाया है, एक बायोगैस हासिल करने के लिए एक लगाया गया यूनिट है तस्वीर में, और यहाँ इसकी एक असल तस्वीर है जिसे आप देख सकते हैं कि ये एक बायोगैस प्लांट है जिससे हम बायोगैस हासिल करते हैं। अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि CBM किसे कहते हैं, यानी कोल बेड मीथेन की तारीफ करो। तो इसका जवाब ये है कि ये कुदरती गैस की एक किस्म है जो कोयले के कानों के अंदर कोयले के चट्टानों के दरमियान जमा रहती है, जिसे पाइप के जरिए हासिल किया जाता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये कोयले की कान है, कोल बेड जिसे कह रहे हैं। वहाँ पर एक तरह की गैस जमी हुई है जिसे पाइप के जरिए निकाला जा रहा है। इसी गैस को कहते हैं कोल बेड मीथेन, यानी CBM। ये दरअसल CBM है जो कोयले के तह में मौजूद रहती है। आप जो तस्वीर में देख रहे हैं ये दरअसल मीथेन हाइड्रेट है। अब सवाल होता है कि मीथेन हाइड्रेट किसे कहते हैं? तो जवाब है कि कम दर हरारत और ज़्यादा दबाव पर समुद्र की सतह पर मीथेन हाइड्रेट बर्फ की शक्ल में पाया जाता है, जिसके अंदर मीथेन के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कैद होते हैं। मीथेन हाइड्रेट को गर्म करने पर मीथेन और पानी हासिल होता है, यानी ये एक दरअसल मीथेन और पानी का एक मिक्सचर है जो जमकर बर्फ की शक्ल इख्तियार कर लिया है। अब जैसे ही इसे गर्म करते हैं तो इससे मीथेन गैस अलग होकर बाहर आ जाता है। तो बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप YouTube पर जाकर फ्रासा एडुक्लॉट को सर्च करें और इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मज़ीद ये कि आप फ्रासा एडुक्लॉट को फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करते रहें ताकि सब्जेक्ट से मुतल्लिक नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे।